नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी गुफ्तगू लगातार नफ्सियात में तहकीक के बारे में हो रही है। नफ्सियाती तहकीक के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमारे ज़रिए आप लोगों को मिली और उम्मीद है कि आप लोगों को उससे ज़रूर फ़ायदा भी हुआ होगा। और इसी कड़ी में आपके सिलेबस BPCC 134 के हवाले से नफ्सियात में तहकीक के बारे में हमारी मज़ीद गुफ्तगू आज भी होगी, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं, तहकीक में जो आदाद शुमार हम जमा करते हैं, उससे हम किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए किन किन मरहलों से होकर गुजरते हैं। यानी कि तहकीक में सिर्फ आदाद शुमार को जमा कर लेने भर से हमारी तहकीक पूरी नहीं होती है। ये आप अब तक अच्छी तरह समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि नफ्सियात में तहकीक जो हम करते हैं या जो नफ्सियाती तहकीक है, उसमें आदाद शुमार का अपना एक अहम रोल होता है। उसकी अपनी एक अहमियत होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके बिना पर ही हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं, और उस नतीजे की बुनियाद जितनी मजबूत होती है, उसके बिना पर हम कुछ ठोस नतीजे हासिल करते हैं, जिससे कि हमारे तहकीक का जो मकसद है वो निकल कर के सामने आता है। नाजरीन, पिछली कड़ी में या ये कहें कि पिछले क्लास में हमारी गुफ्तगू हुई थी इर्तिबात के मुताल्लिक। इर्तिबात जो कि नफ्सियाती तहकीक में आदाद शुमार से किसी तरह के नतीजे को हासिल करने का एक अलग तरीका है, एक ख़ास तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तो पिछले क्लास में जो इर्तिबात के बारे में जो जानकारी आपने हासिल की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास में आप ये जानेंगे कि वो जो इर्तिबात की जानकारी आपको मिली, क्या उस जानकारी से ही आदाद शुमार की गिनती हो सकती है, या आदाद शुमार के बारे में कोई नतीजे हासिल किए जा सकते हैं? नहीं, उस जानकारी के बिना पर हम किसी भी तरह के नतीजे हासिल नहीं कर सकते हैं। उससे हम सिर्फ इतनी बात मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे आदाद शुमार को किसी नतीजे तक पहुंचना है, तो इसका एक तरीका ये भी है, इर्तिबात भी एक तरीका है, और उसकी गिनती का जो तरीका होता है वो तरीका अलग होता है। तो नाज़रीन, आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो इर्तिबात के काबिलियत की गिनती से मुताल्लिक़ है। यानी हम क्लास में इर्तिबात क्या है इससे आप लोग रूबरू हुए, और आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो है इर्तिबात की काबिलियत की गिनती। लेकिन इर्तिबात की काबिलियत के बारे में आगे बताने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आदाद शुमार की जब हम गिनती करते हैं तो उसका दो ख़ास तरीका होता है। जिस तरीके पे सारे अलग अलग जितने भी तरीके हैं उनको बांट दिया गया है, जिसको पैरामेट्रिक टेस्ट और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। यानी कि कुछ टेस्ट, कुछ जो गिनती होती है वो उसको हम पैरामेट्रिक ग्रुप में रखते हैं, और जो दूसरी तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको हम गैर पैरामेट्रिक टेस्ट में की कैटेगरी में रखते हैं। तो जहन में तुरंत ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। तो नाजरीन, मोटे तौर पर समझने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है या पैरामेट्रिक ग्रुप में जो जितने भी तरह के जो टेस्ट आते हैं, तो जो हम नमूने लेते हैं उन नमूनों के बिना पर जो आदाद शुमार हमारे सामने जमा होते हैं उसकी गिनती हम करते हैं। तो वो नमूने जो होते हैं वो एक सैम्पल
ये एक नमूने भी हो सकते हैं या फिर दो तरह के भी हो सकते हैं। लेकिन एक हो या दो हो, जितने भी तरह के हो, उनकी जो गिनती हम जब करते हैं तो पैरामेट्रिक टेस्ट अगर हम लागू करना चाहेंगे तो उसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। शर्तें कैसी होती हैं? शर्तें, सबसे पहले जो शर्त और सबसे खास शर्त जो होती है वो ये है कि जितने भी जो जो टेस्ट, जो हमारा जो नमूना होता है, जो हमारे आधार शुमार हासिल होते हैं हमें, वो किसी मफरूजे के तहत हो, यानी कि उसमें किसी न किसी किस्म का मफरूजा होना जरूरी होता है। अगर वो मफरूजे के बिना पर नहीं लिए गए हैं या मफरूजे से मुतालिक नहीं है तो हम उनको पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट में नहीं रखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हम एक उसका जो बंटवारा होता है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आम होना चाहिए। आम होना चाहिए कहने से ताल्लुक ये है कि जब हम ग्राफ पर उसको बनाते हैं तो उसका जो उसकी जो शक्ल होती है वो घंटी की शक्ल की होनी चाहिए। घंटी की शक्ल से मुराद यहाँ पर यह है कि नीचे से ऊपर की तरफ एक घंटी नुमा कर्व जो है वो बनता है। घंटी नुमा कर्व का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ वो उठता है और बीच में जाकर के थोड़ा चिपटा हो जाता है और फिर वो वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ झुकते हुए आता है। मुराद ये होता है कि यहाँ पर जो मीन, जो औसत हम निकालते हैं, जो मीडियन निकालते हैं और जो मोड होता है हमारा, वो बराबर होता है। जब बराबर हो जाता है तो ये शेप अपने आप जो है वो आ जाता है, यानी कि घंटी का की जो शक्ल है वो बन जाती है। तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो भी टेस्ट ले रहे हैं या जो आदात शुमार हमारे सामने हमें हासिल होते हैं, वो आदात शुमार, उसकी जो नॉर्मेलिटी है उसको हम उसकी जांच कर रहे हैं, कर चुके हैं या जांच किए बगैर किसी टेस्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जांच ज़रूरी है। और जब अगर वो किसी न किसी मफरूजे के बिना पर होता है तो वो अपने आप इन शर्तों को पूरा करता है और तब हम ये कह सकते हैं कि वो टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। इसमें खास तौर पर टी टेस्ट एक टेस्ट का नाम है जिससे जिसका हम जिसको हम लगाते हैं आधार शुमार को जमा करने के लिए या उससे कोई नतीजे हासिल करने के लिए। इसी के साथ जेड टेस्ट वगैरह कुछ खास ऐसे टेस्ट होते हैं, हमारा औसत है, मीडियन है, ये सब इसी में इस लिस्ट में आ जाता है। यहाँ पर जब हम आदाद शुमार की गिनती शुरू करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि वो कुछ शर्तों को पूरा करें और उन शर्तों को अगर वो पूरा करते हैं तो हम इस तरह के टेस्ट जो है वो लगा करके कुछ नतीजे हासिल करते हैं या इन टेस्ट को उसमें शामिल करते हैं। ख़ास तौर पर इसमें टी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि हम दो तरह के जो मुतग़ीर होते हैं उसके दरमियान जो फ़र्क पैदा होता है उस फ़र्क को हम देखते हैं और उस वो जितना जो हमारा जो टी टेस्ट है वो अगर जितना ज़्यादा सही पाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो मुतग़ीर है उनके बीच का जो फ़र्क होता है वो जायज़ है या सही है, या हम ये मान सकते हैं कि जो दो मुतग़ीर है दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों में फ़र्क होता है। तो इस तरह के टेस्ट को हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ जो गैर पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसमें इसके बरक्स जो बातें हैं वो ये होती हैं कि इसमें किसी किस्म के किसी खास मफरूज़े की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी नॉर्मेलिटी जांच करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हम आज़ादी के साथ जो आदार शुमार हमें हासिल होते हैं उसके बिना पर नतीजे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो दो मुतग़ीर हैं उनके बीच का जो जुड़ाव है, जो तालमेल है, वो कितना मजबूत है, वो कितना सही है, वो कितना ज़्यादा आपस में मिलता जुलता है। तो इस वजह से यहाँ पर यह होता है कि हमें किसी खास शर्त को पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस्तेमाल के लिहाज से अगर देखा जाए तो
जो गैर पैरामेट्रिक टेस्ट है उसका इस्तेमाल ज़्यादा आसान हो जाता है बनिस्बत कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट शर्तों के बिना अधूरा है या नाकामयाब हम कह सकते हैं। अगर हमने किसी जो हमारे आदात शुमार हमें हासिल होते हैं, उन आदात शुमार को हमने बिना किसी शर्तों के या उसकी जांच किए बगैर उस पर अगर हमने पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल कर लिया और उसके जरिए नतीजे हासिल कर लिए, तो वो हम नतीजे हमारे भरोसेमंद नतीजे नहीं कहला सकते हैं, या उन नतीजों के बिना पर हम किसी खास अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसके जरिए जो हमें नतीजे हासिल हुए हैं वो बहुत ज़्यादा यकीन दहानी कराने वाले नहीं हैं, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत इस बात की थी कि उस तरह के टेस्ट को लगाने से पहले हम उसकी सारी शर्तों को पूरी करें। लेकिन हमने शर्तें पूरी किए बगैर उस तरह के अगर पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल कर लिया तो नतीजों में हमें फ़र्क दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन अगर हमने गैर पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल किया है तो वहाँ पर इस बात की ज़रूरत नहीं होती है कि हम शर्तों को पूरी करें, जैसे कि मफरूज़ों के बिना वो टेस्ट है या नहीं है उसकी जांच करें, नॉर्मल है कि नहीं है इसकी जांच करें। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत, ये जो अलग से मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो मेहनत हम किए बगैर नतीजे हासिल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है छोटे जो नमूने हम जब लेते हैं तो वहाँ पर हम और आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि छोटे नमूने पर हम इसको जब लागू करते हैं तो बिना किसी शर्तों के, बिना किसी कायदे कानून के हम उसको लगा करके उसे नतीजे हासिल कर लेते हैं जो काबिल एतमाद होते हैं और ज़्यादा भरोसे के लायक होते हैं। तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दो खास तरह के जो टेस्ट होते हैं जिनके जरिए हम अपने आदाद शुमार की गिनती करते हैं। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जैसे कि हमने बताया कि टी टेस्ट बहुत खास होता है, जिसके जरिए हम दो मुतगय्यर के बीच जो दरमियान जो फर्क होता है उसकी जांच करते हैं। और गैर पैरामेट्रिक जो टेस्ट होते हैं उसमें काई स्क्वायर टेस्ट, ये भी एक टेस्ट का नाम है, और अलग से जितने बहुत सारे जो कोरिलेशन है या जिसको हम इर्तिबात कहते हैं, वो सारे टेस्ट या मान मिट्टी टेस्ट वगैरह जो है वो उसके अंदर आते हैं, जो कि गैर पैरामेट्रिक टेस्ट कहे जाते हैं। और इसके जरिए हम किसी नतीजों तक अपने किसी जो तहकीक हम कर रहे हैं उसके किसी नतीजे तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो जब हम इर्तिबात की बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं इर्तिबात के बारे में और उसकी गिनती के बारे में कि ख़ास तौर पर उसकी गिनती कैसे की जाती है। तो एक नज़र हम ये जानेंगे कि इर्तिबात क्या है। तो इर्तिबात से मुराद अदारों के दरमियान शुमारियाती ताल्लुक है। ये उस हद की पैमाइश करता है जिससे दो मुतक़िरात ख़ती तौर पर मुताल्लिक़ होती हैं। आपने पिछले क्लास में भी ये समझा होगा, ये जाना होगा कि जब दो मुतग़िरात के बीच में जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक की जो हम जांच करते हैं वो इर्तिबात कहलाता है। यहाँ पर दो मुतग़िरात के दरमियान ताल्लुक का मुताला करना होता है, जिसमें एक मुतग़य्यर की कदर में तब्दीली दूसरे मुतग़य्यर में तब्दीली का सबब बनती है। खास बात इर्तिबात के लिए ये होती है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अगर एक मुतग़य्यर में तब्दीली हो रही है, कोई बदलाव आ रहा है, तो दूसरे मुतग़य्यर में भी तब्दीली होना लाजमी है या तब्दीली होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इर्तिबात है या इसे ही इर्तिबात कहा जाता है। और इसके बहुत सारे अक़साम भी बताए थे, जिसमें कि कुछ जो इर्तिबात थे जैसे लकीरी इर्तिबात थे, गैर लकीरी इर्तिबात थे, कुछ मनफी थे इर्तिबात, कुछ मुस्बत के थे और कुछ सादे थे, कुछ बहुत ज़्यादा थे जिसमें मल्टीपल्स को हम कोरिलेशन कह सकते हैं, या आधे थे। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग किस्म के इर्तिबात होते हैं, जैसे कि अगर सीधी लाइन में जा रही है, अगर जब हम ग्राफ पर अपने आदाद शुमार को दिखाना शुरू करते हैं तो अगर एक सीधी लाइन बनती है तो हम ये कहते हैं कि ये लकीरी इर्तिबात है। और जब उसमें कुछ
कर्व होता है, झुकाव होता है, यानी कि वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है या थोड़ा ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ झुक गया अगर, तो वहां पर हम उसको गैर लकीरी इर्तिबात कहते हैं। इसी तरीके से अगर एक मुतगीर में तब्दीली हो रही है तो दूसरे मुतगीर में तब्दीली उस पहले मुतगीर की तब्दीली की वजह से होती है अगर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वह मुस्बत इर्तिबात है। और अगर एक में तब्दीली होने से दूसरे में कमी होती है तो हम उसको मुनफी इर्तिबात कह लेते हैं। सीधे तरीके से हम ये देखते हैं कि जब, जैसे कि हमने मिसाल के तौर पे बताया था कि जो मुस्बत इर्तिबात होते हैं कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर गर्मी बढ़ रही है तो ठंडी चीजों की जो खरीदारी है या बिक्री है वो बढ़ती है। तो इन दोनों में जो तालमेल है वो मुस्बत है, यानी कि एक के में फर्क आया तो दूसरे में भी फर्क आता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके जो नतीजे होते हैं, इम्तिहान के जो नतीजे होते हैं वो अच्छे होंगे। तो आपकी मेहनत बढ़ रही है तो नतीजे भी अच्छे हो रहे हैं, ये मुस्बत है। लेकिन अगर एक के बढ़ने से दूसरे में कमी हो रही है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये मुनफी इर्तिबात का मिसाल होगा। इसी तरीके से सादे जो हम इर्तिबात है या मल्टीपल कोरिलेशन जिसमें कि हम बहुत सारे जो मुतगीर होते हैं उनके बीच का जो ताल्लुक होता है उसकी जब जांच करते हैं या उसके बारे में हम जानते हैं तो उसको हम मल्टीपल कोरिलेशन या इर्तिबात कहते हैं। इस तरीके से पार्शियल कोरिलेशन में यह होता है कि एक क्या फर्क जो दूसरे मुतगीर पर जो होता है उसकी जो बाहरी जो मुतगीर होते हैं, यानी कि जब दो तरह के मुतगीर हैं और उसमें जो बाहर से जो मुतगीर जो फर्क उस पर डालते हैं उसको अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, रोक देते हैं, तो ये हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। तो ये इन सारी बातों की जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है और जब हम इसकी गिनती कर रहे हैं, इसकी गिनती के बारे में जब हमें जानकारी हासिल करनी है तो हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। और अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी अभी हमारी गुफ्तगू का जो हिस्सा है वो है कि इसके जो तरीके हैं, इर्तिबात की जो गिनती होती है, इसकी जो पैमाइश होती है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से हम इर्तिबात की गिनती कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन खास तौर पर दो तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया गया है या दो तरीके के इस्तेमाल को आपके सिलेबस के हिसाब से आपको बताया गया है, जिसमें कि एक का नाम है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन या पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात, और जो दूसरा है उसका नाम है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट या फिर रैंक ऑर्डर इर्तिबात, इसको हम ये कह सकते हैं। नाज़रीन आप ये भी जानते हैं कि जो इर्तिबात है उसकी जो हद है वो 1 से -1 यानी घटाव 1 तक है, +-1 ये इसकी हद होती है, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी जो हद हम यहाँ है वो फिर से आप लोगों को जब इसकी गिनती कर रहे हैं तो हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि इसकी जो हद होती है वो हद है +-1, यानी कि या तो 1 होगा या -1, 1 से लेके घटाव 1 तक इसकी हद होती है। अब यहाँ पर जो तरीका है इसका, जो इसकी पैमाइश के इर्तिबात की जो पैमाइश का जो तरीका है, उसमें जो सबसे पहला तरीका हमने आपको बताया कि पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात, ये एक तरीका है इर्तिबात की पैमाइश का या इर्तिबात की गिनती। ये हम कह सकते हैं कि हम जब आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं, हमारे पास जमा हो जाते हैं, तो अगर हम उस पर इर्तिबात को देखना चाहते हैं कि इसके दो मुतगीर के बीच में क्या ताल्लुक है या इसके जो नतीजा है वो किस तरफ जाता है, तो हम एक तरीका जो है वो जो इस्तेमाल करते हैं और जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, उसको हम कहते हैं, उसका नाम है प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात। और चूंकि इसे पियर्सन नाम के इंसान ने बनाया
और इसका इजाद किया, इसलिए इनका नाम जो है वो पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात कहा जाता है। यहाँ पर ये जो तरीका है, इसको जैसे अभी हमने बताया कि इसको पियर्सन क्यों कहते हैं, तो पियर्सन इसलिए कहते हैं कि इसे पियर्सन, जिनका पूरा नाम कार्ल पियर्सन था, उन्होंने इसका इजाद किया था और इसीलिए उनके नाम पर ही पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात कहा गया, या इसका उस नाम से इसे जाना जाता है। तो कार्ल पियर्सन नाम के एक इंसान ने इसके बारे में बताया और इसका इजाद किया, जिसकी वजह कर इसका नाम उन्हीं के नाम पर पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट रखा गया, जिसमें ये आर, जो अंग्रेजी का जो छोटा आर होता है, उस आर से इसका नमूना बताया गया, या इसका जो सिंबल है वो रखा गया आर, यानी कि अंग्रेजी का छोटा आर। ये बुनियादी तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब पैरामेट्रिक आदाद शुमार के मफरूजे पूरे होते हैं। ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो जाता है, पैरामेट्रिक में भी होगा और नॉन पैरामेट्रिक में भी होगा, गैर पैरामेट्रिक में भी। लेकिन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट जो है वो तब इस्तेमाल होता है जब वो आदाद शुमार के मफरूजे पूरे करता है, यानी कि पैरामेट्रिक तौर पर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ शर्तों को पूरी करना जरूरी होता है, जैसे कि वो मफरूजे के बिना पर बने हुए हो, जो नमूने लिए जाते हैं वो कुछ मफरूजों पर लिए जाते हों, और जो उनका जो आम कर्व होता है, जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तब जाकर के इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बुनियादी तौर पर उस वक्त इस्तेमाल होता है, जैसा कि हमने बताया, कि जब पैरामेट्रिक के मफरूजे पूरे हो जाते हैं। इसके कुछ खास जो मफरूजे हैं कि कब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को अपने ख्याल में रखना चाहिए, अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि आर का हिसाब, आर से मुराद यहाँ पर प्रोडक्ट मोमेंट है। आर जो होता है, जो प्रोडक्ट मोमेंट है, उसका हिसाब लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मुतग़िरात की नौइयत मुस्तकिल होती हो, यानी कि वो लगातार हो, मुस्तकिल हो, और पैमाइश के पैमाने वक्फे और तनासब के होते हैं। वक्फे के हो, यानी कि अलग अलग इंटरवल पर वक्फे पे हो, और तनासब यानी कि अलग अलग उसका जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। इस तरीका कार में मुतग़िरात की तकसीम यूनी मॉडल है और ये मुतनासिब के करीब होता है। तकसीम को मामूल पर होने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें शामिल स्कोर के जोड़े फितरत में आज़ाद हैं और किसी भी तरह से दूसरे से मुंसलिक नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर इस तकसीम को मामूल पर होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस बात की ज़रूरत नहीं है कि जो नॉर्मल कर्व होता है उसकी जांच की जाए, उसके बिना भी ये हो जाता है, किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर ये ज़रूरत होती है, शर्त यहाँ पर ये होती है कि जो इस्तेमाल में होने वाले जो मुतग़िरात हैं, उनकी जो नौइयत होती है, उनकी जो शक्ल होनी चाहिए वो मुस्तकिल होती है, और पैमाइश के पैमाने वक्फे और तनासब के होते हैं। या ये दो चीज़ें यहाँ पर, वक्फा और तनासब जो है वो खास है। यानी ये चीज़ें अगर हैं तो हम पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट के इर्तिबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें शामिल स्कोर के जोड़े फितरत में आज़ाद है, यानी कि जो जोड़े, इसमें जो स्कोर होते हैं, उसके जो जोड़े होते हैं वो आज़ाद है, उनका किसी से कोई तालमेल या एक दूसरे पर कोई बंधन जो है वो नहीं होता है, और वो एक दूसरे से मुंसलिक नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें इसमें खास है। इसके अलावा क्या है कि दोनों मुतग़िरात, जब दो मुतग़िरात जो होते हैं उनके दरमियान एक लकीरी ताल्लुक है, यानी कि वो एक सीधी रेखा में, सीधी लाइन में चलती है, लकीरी ताल्लुक है। इस तरह दो मुतग़िरात में स्कोर की मदद से खींचा गया स्कैटरग्राम एक सीधी लकीर की निशानदेही करेगा। अगर जो आदाद शुमार हमें हासिल हो रहे हैं उसका हम स्कैटरग्राम बनाते हैं अगर,
तो वो स्कैटरग्राम यानी कि जब ग्राफ पे उसको हम रखते हैं, उसके सारे नंबर जो आते हैं जो हमें हासिल हुए हैं, उसको अगर हम ग्राफ के जरिए बना करके या उसको ग्राफ के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी जो लकीर बनती है वो एक सीधी लकीर बनती है, इसलिए इसको लकीरी इर्तिबात यहाँ पर कहा जा सकता है। उसके अलावा आर जो होता है, जो प्रोडक्ट मोमेंट को रिलेशन है, बुनियादी तौर पर बाहमी ताल्लुक की अलामत है। खास तौर पर ये क्या होता है कि इसमें खास बात ये है कि ये बाहमी ताल्लुक की अलामत और साइज का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो आपका जो नमूना है, जो नतीजे हैं, उसका जो साइज है, उसका जो पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मुस्बत, मुनफी या सिफर बाहमी ताल्लुक हो सकता है और 1 से घटाव 1 तक के दरमियान होगा। उसका जो नतीजा होगा वो प्लस माइनस 1 से ज्यादा नहीं होगा। किसी भी हालत में उसके जो नतीजे होंगे वो प्लस माइनस 1 से ज्यादा नहीं होंगे। ये हो सकता है कि वो मुस्बत हो, मनफी हो या सिफर। सिफर का मतलब कि दोनों में कोई तालमेल नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है, एक के घटने बढ़ने से किसी में कोई फर्क नहीं हो रहा है। मुस्बत में हमने बताया आपको कि मुस्बत में जब होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरे में जो कमी होती है वो मुनफी हो जाता है, और जब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो वो सिफर ताल्लुक इर्तिबात कहलाता है। तो ये हो सकता है कि जो आर की जब हम गिनती करते हैं तो आर के जो नतीजे होते हैं वहां पर वो ये होता है कि या तो वो मुस्बत है, जो आधा शुमार पे जब हम स्टेटोग्राफ पे बनाते हैं तो मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी नजर आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो सिफर हो, कुछ नहीं है उसमें। और उसके जो ये नतीजे होते हैं वो प्लस माइनस 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। तो ये इसकी शराइत है। इसके बाद इसका इस्तेमाल, कि इन सारी शराइतों को जानने के बाद उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसमें सबसे पहली बात जो मद्देनजर रखी जाती है वो ये है कि इससे दो मुतग़िरात के दरमियान ताल्लुक का तयीन करने में मदद मिलती है। ये तो हम सब जानते हैं कि जब इर्तिबात की गिनती हम करते हैं, तो या हम अगर गिनती करना चाहें तो हमें सबसे पहले यही देखने को मिलेगा कि जो दो मुतग़िरात हैं उनके बीच में जो ताल्लुक है वो ताल्लुक कैसा है। यानी कि जो दो मुतग़िरात की हम गिनती कर रहे हैं, जो दो मुतग़िरात के जरिए हमें आदाद शुमार हासिल हुए, उसको जब हम उसका रियाजी हिसाब जब हम लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच का ताल्लुक। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो दो मुतग़िरात हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक है उसको उसकी जांच होती है या उसके बारे में पता चलता है। मकदार के साथ हमारे लिए मुवाजना करना मुमकिन हो जाता है। तब जब हमें दो मुतग़िरात के बीच में ताल्लुक के बारे में पता चल जाता है तो मकदार के साथ हम क्या कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच मुवाजना कर सकते हैं। ज़्यादा, कम, बड़ा, छोटा, इस तरीके से हम उसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आर की बुनियाद पर, यानी कि प्रोडक्ट मोमेंट जो हम इर्तिबात हासिल करते हैं उसकी बुनियाद पर रिग्रेशन, ये भी एक तरह की गिनती होती है, मसावात का हिसाब लगाया जा सकता है। इस तरह आर की गिनती के बाद रिग्रेशन का हिसाब लगाना और उस बात का तयीन करना मुमकिन है कि किसी दूसरे मुतग़िर की बुनियाद पर एक मुतग़िर की पेशन गोई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। यानी कि इसके जरिए हमें एक और तरीके का इस्तेमाल करना हमारे लिए आसान हो जाता है, जिसका नाम है रिग्रेशन। रिग्रेशन के जरिए हम ये हासिल कर सकते हैं कि दो मुतग़िरात के बीच का जो फ़र्क हो रहा है या उनके जो ताल्लुक होते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनके जो उससे जो नतीजे हासिल हो रहे हैं, यानी कि उससे जो हमें दो मुतग़िर के बारे में जो जानकारी हासिल हो रही है वो कैसी जानकारी हासिल हो रही है, किस तरह की जानकारी है या किस तरफ वो जा रहे हैं, तो उनके बारे में हमें एक उसकी जो पेशन गोई हम कर सकते हैं, जो करना अगर चाहते हैं तो हम पेशन गोई भी कर सकते हैं। तो ये पेशन गोई हम तभी कर सकते हैं जब हम इस तरह के मुतग़िरात
के ताल्लुक के बारे में समझते हैं, और ताल्लुक के बारे में जानने के बाद जब हम रिग्रेशन का भी इस्तेमाल अगर कर लेते हैं तो हमें हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम उनके बीच में पेशन गोई कर सकें, यानी कि हम ये बता सकें कि इन दोनों मुतग़िरात के बीच का जो ताल्लुक है वो किस तरह का है, इसका क्या असर पड़ सकता है, या ये किस वजह से इनके ताल्लुक ये इस तरह का ताल्लुक जो है वो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि इसका इस्तेमाल करने से हमें ये फायदा हो जाता है कि हम इसके बारे में आसानी से पेशन गोई कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत साफ साफ ये बातें समझ में आ जाती हैं कि जो दो मुतग़िरात के बीच में जो ताल्लुक हमें देखने को मिल रहा है वो ताल्लुक किस तरह से हमारे आदाद शुमार के बारे में कुछ बातें बयान कर रहा है, उसके बारे में क्या इशारा कर रहा है, ये हम इस इर्तिबात के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है कि आर को नफ्सियाती टेस्टों के एतबार और दुरुस्तगी की गिनती में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अगर हम इस प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात की मदद से अपने आदाद शुमार की गिनती करते हैं, उसके नतीजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है कि नफ्सियाती टेस्टों के एतबार से, यानी कि नफ्सियात में हम ये देखते हैं कि जब जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ऐसे होने चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके, जो कि एतबार के काबिल हो, या उसकी जो दुरुस्तगी हो वो बहुत ज़्यादा अगर होती है तभी हम उस तरह के टेस्ट को सही मान सकते हैं। तो इस यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट मोमेंट एतबार की गिनती करते हैं तो इस तरह की गिनती को ज़्यादा दुरुस्त और ज़्यादा भरोसेमंद कहा जा सकता है। ये आंसर की तज्जिया की गिनती में भी मदद करेगा। तो इससे ये देखते हैं कि किस तरह से, यानी कि जो इसका इस्तेमाल होता है उसके इस्तेमाल में हमें इस बात से की मदद मिल जाती है कि हम इसके जरिए जो नतीजे निकालते हैं वो भरोसे के काबिल हो सकते हैं, इसके जरिए हम कुछ पेशन गोई कर सकते हैं। इसलिए हम इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल अगर करते हैं तो हमें अपने आदाद शुमार के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है वो हासिल हो जाती है, जिससे हमारे नतीजे जो है वो पुख्ता हो सकते हैं, या उस जानकारी से हम किसी खास नतीजे तक पहुंच सकते हैं जो हमारी तहकीक के मकसद को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर नाज़रीन ये बात ख़ास तौर पर समझने वाली है कि पियर्सन ने जो प्रोडक्ट मोमेंट इर्तिबात को इजाद किया, तो उसको इजाद करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम आसानी से बिना किसी ज़्यादा मेहनत के या बिना किसी ज़्यादा और दूसरे तरह के टेस्ट का इस्तेमाल किए उस तरह के नतीजे हासिल कर सकते हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, जो काबिल एतबार होते हैं और जिनके बिना पर हम किसी किस्म की पेशन गोई कर सकते हैं। अब नाज़रीन, अब यहाँ ये देखते हैं कि इसके फ़ायदे और जो मफरूज़े हैं उनको अगर जहन में रखते हुए हम इसकी गिनती करें तो हम इसकी गिनती किस तरह से कर सकते हैं। इसकी गिनती करने के लिए दो तरीकों को बताया गया है, और उन दोनों तरीकों की मदद से हम पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट के बाहमी ताल्लुक की गिनती आसानी से कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका होता है उस तरीका के लिए अलग फार्मूला है, और जो दूसरा तरीका है उसके लिए भी अलग से फार्मूला है। तो कुछ फार्मूले के बिना पर हम पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट की गिनती आसानी से कर सकते हैं, और उन फार्मूलों के हिसाब से अगर हमारी गिनती होती है तो हम सही तरह के नतीजे तक पहुंच सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो तरीका है, उसका जो फार्मूला है उसको हम अंग्रेजी के छोटे जो हर्फ है, जैसे छोटा r है, छोटा x है और छोटा y है, ये हो गया हमारा पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट का कि हमें ये निकालना है। तो और इसके बाद क्या होता है कि इसमें हम समीशन xy बटा n सिग्मा छोटा x और सिग्मा छोटा y, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है इस फॉर्मूले को का मतलब जो है वो ये है कि जो छोटा r है वो इर्तिबात के बारे में बताता है, जो छोटा x है वो x बताता है
कि x के किसी भी स्कोर का इन्हिराफ x के औसत से होता है, बड़े x के औसत से होता है। फिर जो y है, जो छोटा y है, वो ये बताता है कि y की किसी भी स्कोर का इन्हिराफ y के औसत से होता है। समीशन एक्स वाई क्या है? समीशन एक्स वाई ये समझ सकते हैं आप कि एक्स और वाई का जो ज़र्ब होता है, उसका जो जमा होता है, वो हम समीशन एक्स वाई कह सकते हैं। सिग्मा एक्स कहलाता है कि एक्स में स्कोर का मेयारी इन्हिराफ, सिग्मा वाई वाई में स्कोर्स का मेयारी इन्हिराफ, और एन तो नाज़रीन आप पहले से जानते हैं कि सभी तरह के जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसमें एन से मुराद है शुरा का कुल तादाद, यानी कि जो टोटल जो नंबर होता है, जो कुल तादाद जो होती है, उसे हम एन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह के फॉर्मूले को जो जिसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, तो सिग्मा जो है उसको निकालना जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको निकालने के लिए दूसरे और फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसलिए इसको आसान बनाने के लिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा और आसान बनाया गया, जहां पर सिग्मा एक्स की जगह पर समीशन एक्स स्क्वायर बटा एन और सिग्मा वाई की जगह पर समीशन एक्स स्क्वायर, माफ कीजिए, समीशन वाई स्क्वायर बटा एन रखा गया। यानी कि सिग्मा एक्स को तोड़ दिया गया समीशन एक्स स्क्वायर में और सिग्मा वाई को तोड़ दिया गया समीशन वाई स्क्वायर में, और उसको एन से तकसीम कर दिया गया। तो इससे ये जो फॉर्मूला है उससे उसका इस्तेमाल करना आसान हो गया, और उससे जो गिनती होगी वो गिनती भी ज्यादा आसान हो सकती है। तो ये जो फॉर्मूला, जो दूसरा जो नया फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला ये हो गया कि आर बराबर समीशन एक्स वाई बटा एन अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर बटा एन अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर बटा एन बराबर समीशन एक्स वाई बटा समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर। तो ये आसान हो, इसकी गिनती करना आसान हो जाता है। जहां हम एक साथ अलग अलग एक ही साथ जो कॉलम बनाते हैं, तो उसी कॉलम में आगे की तरफ बढ़ते हुए हम आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो तादाद है वो दी गई है। यहाँ पर जो आदाद शुमार है हासिल है आपके कि कुल 10 लोग हैं जिनको कि अलग अलग एक्स और वाई में जो उनके जो हासिल करदा जो डेटा है, जो आदाद शुमार है, वो आपके सामने है, और आप उसकी गिनती इस फार्मूले के हिसाब से किस तरह से की गई है। तो सबसे पहला जो मरहला ये है कि सबसे पहले एक्स और वाई के तहत स्कोर को अलग अलग किया जाता है। एक्स में अलग एक और वाई में एक दूसरे मुतगरात का अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह एक्स और वाई हासिल हो जाता है, समीशन एक्स वाई, एक्स और एक वाई हासिल किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अपने ग्राफ में देख सकते हैं, इस टेबल में देख सकते हैं। एन भी नोट किया गया है, और इसके मामले में ये 10 है। कितने कितने लोग थे? 10 लोग थे। मरहला 2 में क्या होता है कि आदाद शुमार एक्स और वाई के लिए औसत का हिसाब इस तरह किया जाता है, एक्स बराबर और वाई बराबर, एक्स जो तीसरा कॉलम है, वाई जो चौथा कॉलम है, उसमें हम इस तरह से एक्स बराबर औसत पर स्कोर जो है वो निकालते हैं। और तीसरे मरहले में ये होता है कि इन्हिराफ को उसके माने से एक्स के हर स्कोर के लिए शुमार किया जाता है। यहाँ पर नाज़रीन एक बार फिर से नजर डालें अगर इस टेबल पर, तो ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने एक्स और वाई को अलग अलग कर लिया, और एक्स और वाई से फिर छोटा एक्स और वाई हमने निकाला। वो कैसे निकाला? इसके जो औसत है, उस औसत से हमने एक्स को घटा के एक छोटा एक्स निकाल लिया, और y के औसत से घटा करके हमने छोटा y निकाल लिया, और अब इन दोनों का स्क्वायर कर दिया गया कि जो x का स्क्वायर आया और y का स्क्वायर आया। तो और नीचे देख रहे हैं आप, इन सबको जोड़ा गया है। समीशन x है, समीशन y है, फिर समीशन एक्स वाई है, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से हमें सब कुछ हासिल हो गया है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये है कि हमें इन फॉर्मूले को ये जो हासिल करदा स्कोर हमें मिले, उसे हमें अपने फॉर्मूले पर बिठा देना है। तो फॉर्मूला में बिठाने के लिए मरहला
5 का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब 4 में हमने आपको बताया कि हमने सबको जोड़ लिया, सबका एक्स स्क्वायर निकाल लिया, वाई स्क्वायर निकाल लिया और सबको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद हमें समीशन एक्स, समीशन वाई, समीशन एक्स स्क्वायर और समीशन वाई स्क्वायर हासिल हो गया। हासिल होने के बाद 5वें मरहले में हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से हमें जो चीजें हासिल हुई हैं उन चीजों को हम सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से रख देते हैं और उसके बाद उसकी गिनती कर लेते हैं। गिनती करने के बाद जो हमें हासिल होता है वो हमारा आर या प्रोडक्ट मोमेंट इर्तबात कहलाएगा। और नाजरीन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमें हासिल करदा इर्तबात हुए हैं वो है 0.89। तो आप ये देख सकते हैं कि ये +-1 के हद के अंदर है, यानी कि फिर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो है इसमें जो है जो इर्तबात है वो हमें सही तरीके से हासिल हुए हैं। और इसके जरिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि इसमें घटाव नहीं है, जोड़ है इसमें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुस्बत इर्तबात हमें यहाँ पर हासिल हुआ है। इसके बाद दूसरा दूसरा तरीका है वो ये है कि यहाँ पर भी एक दूसरे फार्मूले का इस्तेमाल किया गया है। बस थोड़ा सा फार्मूले में जो फर्क आता है उस फर्क की वजह से ये तरीका जो है वो पहले तरीके से अलग है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर r बराबर n समीशन एक्स वाई, बड़ा एक्स वाई घटाव समीशन एक्स समीशन वाई बटा अंडर रूट समीशन n समीशन एक्स स्क्वायर, बड़ा एक्स स्क्वायर माइनस या घटाव समीशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद है और फिर दूसरा ब्रैकेट खुलता है जिसमें n समीशन बड़ा वाई स्क्वायर घटाव समीशन वाई का होल स्क्वायर और फिर ब्रैकेट बंद होता है। तो नाजरीन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें छोटे x और छोटे y को निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ x और y से ही हमारा काम यहाँ पर चल जाता है। जो कि हम अगर x और y में जब हम बांट लेते हैं तो उसके बाद हम उसमें बदलाव ला करके हमें फार्मूला के हिसाब से जो नतीजे हैं वो हासिल हो जाते हैं। यहाँ पर x और y जो है वो खाम स्कोर, उसको हम रॉ डाटा कहते हैं, खाम स्कोर जो हमें मिले जैसे बस हमने उसको ले लिया। और समीशन एक्स वाई का मतलब हो गया कि इसको हम x और y का जो अदा शुमार आते हैं उनको हम उसके ज़र्ब को जोड़ लेते हैं और n से मुराद है यहाँ पर स्कोर्स की कुल तादाद। इसके भी जो इक़दामात है वो ऐसे ही हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुल x और y की कुल स्कोर को कॉलम में लिख लेते हैं। जो कॉलम हमने पहले बनाया उसको उसमें हम लिख लेते हैं। उसके बाद समीशन x और समीशन y, यानी कि x को पूरा जोड़ लेते हैं, y को भी पूरा जोड़ लेते हैं। उसके बाद दूसरे मरहले की तरफ हम आते हैं और एक्स वाई की गिनती की जाती है, जहां एक्स वाई कॉलम जो है उसके तहत जोड़े वाले इक़दार को ज़र्ब दिया जाता है, यानी कि उसको हम जोड़े वाले जो इक़दार है उसको हम ज़र्ब कर लेते हैं। तीसरे मरहले में हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स का दुगना और वाई के दुगने को क्या करते हैं फिर से लिख लेते हैं दूसरे कॉलम में, और तब फॉर्मूला को बिठा करके या फॉर्मूले के हिसाब से सारे जो नतीजे हमें हासिल हुए हैं जो हमें अलग अलग कॉलम में, उसको हम उस पर बिठा देते हैं और आर निकालने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए हम आर जो है वो निकाल लेते हैं। इसके जरिए भी हमें जो हासिल होता है वो इर्तबात पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट ही कहलाता है, यानी कि इस फार्मूले के जरिए भी हम प्रोडक्ट मोमेंट को ही निकालते हैं और इससे जो नतीजे हासिल होते हैं वो भी हमें पहले वाले तरीके की जैसे ही हासिल होते हैं, यानी कि हमें वो भी +-1 की हद तक ही वो हासिल होते हैं। इससे ज़्यादा इर्तबात जो है इर्तबात के नतीजे हासिल हो ही नहीं सकते। तो नाज़रीन ये इस तरह से हम पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट इर्तबात की गिनती कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 2 अलग अलग तरह के फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को जब हम तोड़ करके
जो हमारे पास आदाद शुमार आते हैं और उनको हम जब अलग अलग कॉलम में तोड़ करके सजा लेते हैं, तो उस कॉलम की मदद से फिर हम फॉर्मूले पर उन सारे नतीजों को रखते हैं और रख करके बड़ी आसानी से आर की गिनती कर लेते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की गिनती हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा तरीका है या जो पैमाइश का या गिनती करने का जो दूसरा तरीका है, उसका नाम है स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर का इर्तबात। नाजरीन, नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर स्पीयरमैन किसी का नाम है और इसमें रैंक ऑर्डर यानी कि 1, 2, 3, जब हम किसी को 1 नंबर देते हैं, किसी को 2 नंबर देते हैं, किसी को 3 नंबर देते हैं, तो इसको हम रैंक कहते हैं। क्लास में अगर कोई बच्चा पहला मुकाम पाता है तो उसको हम 1 नंबर देते हैं, जो दूसरा मुकाम पाता है उसको हम 2 नंबर देते हैं, जो तीसरा मुकाम पाता है उसको हम 3 नंबर देते हैं। और इसी तरीके से अगर 40 बच्चों का क्लास है तो जिसको 40वें मुकाम पर आता है बच्चा, उसको हम 40 नंबर देते हैं। तो इस तरीके से जब हम पूरी गिनती करते हैं तो उसको हम रैंक कहते हैं। इससे रैंक से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे कि हम भी जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं, तो अगर किसी चीज को हमने बहुत ज्यादा पसंद किया तो उसको हम 1 नंबर देते हैं कि हाँ, सबसे पहला जो नंबर है वो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरा नंबर पे उससे कम अच्छी चीज को रखते हैं, तीसरे नंबर पे उससे भी कम, और जो हमें बिल्कुल नापसंद होता है उसको हम आखिरी नंबर पर रखते हैं। इस तरह से हम रैंक को समझ सकते हैं। तो स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर का इर्तबात है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीयरमैन जो कि एक नाम है और रैंक ऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर रैंक किया जाता होगा और उस रैंक की मदद से फिर हम इर्तबात निकालते हैं या इर्तबात हासिल कर सकते हैं। आदाद शुमार की गिनती के सिलसिले में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मशहूर और बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला जो टेस्ट है वो स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर टेस्ट ही है, जहाँ हम बहुत जो हमारे आदाद शुमार हमें जब हासिल होते हैं तो हम बड़ी आसानी से उनको रैंक की मदद से बदल करके उससे इर्तबात हासिल किसी न किसी तरह के इर्तबात जो है हम हासिल कर सकते हैं। और यहाँ ये जो तरीका होता है वो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब पैरामीट्रिक आदाद शुमार के मफरूज़े पूरे नहीं होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इर्तबात है, तो इर्तबात में हम एक तरफ पैरामेट्रिक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी तरफ हम गैर पैरामेट्रिक तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पैरामेट्रिक तरीके का इस्तेमाल करना है, यानी कि जब हम किसी मफरूज़े को शामिल करके या मफरूज़े के बिना पर कोई नतीजे निकालते हैं, तब वहाँ पर हम स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर का इर्तबात नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पर हमें पियर्सन के प्रोडक्ट मोमेंट इर्तबात का सहारा लेना पड़ता है और उसकी मदद से हम आर की गिनती कर सकते हैं, यानी कि इर्तबात की गिनती कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे आदाद शुमार के मफरूज़े पूरे नहीं होते हैं तो हम वहाँ पर स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर का इर्तबात जो है निकाल करके आर की गिनती कर सकते हैं और हम किसी नतीजे तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात बहुत खास होती है कि स्पीयरमैन का जो रैंक ऑर्डर इर्तबात है उसका इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आदाद शुमार के मफरूज़े पूरे नहीं हो सकते, यानी कि जब जो पैरामेट्रिक आदाद शुमार के जो मफरूज़े होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, तो हम इस तरह के इर्तबात का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए भी कुछ खास मफरूज़े हैं, यानी कि स्पीयरमैन का जब हम के रैंक ऑर्डर का इर्तबात निकालते हैं तो उसमें इसके लिए भी कुछ खास मफरूज़ों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी होता है, इसको ध्यान में रख करके या जिसके मद्देनज़र हम इस तरह के टेस्ट का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या खास बात है? यहाँ पर खास बात है कि मुतग़िरात को ऑर्डिनल पैमाने के लिहाज से मापा जाता है। यहाँ पर ये बात खास होती है कि ऑर्डिनल जो मुतग़िरात हैं वो होना ज़रूरी होता है। दो मुतग़िरात के दरमियान ताल्लुक फितरत में लकीरी है, यानी कि मुस्बत है। मुशाहिदात फितरत में आज़ाद हैं,
इस तरह से इस बात की निशानदेही करते हैं कि नमूने को बेतरतीब तौर पर मुंतखब करने की जरूरत है। तीसरी बात है कि स्कोर के जोड़े फितरत में आजाद हैं और किसी भी तरह से दूसरे जोड़ों से मुंसलिक नहीं है। यहाँ ये बात है पहले वाले जैसी ही है कि फितरत में मुंसलिक नहीं है, तब हम आसानी से उसका इत्तेबाक जो है वो निकाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब करना है? इसके इस्तेमाल को करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब डेटा को ऑर्डिनल स्केल की मदद से नापा जाता है। क्योंकि जो हमारे मुतगरात हैं वो ऑर्डिनल है, इसलिए इसको जब ऑर्डिनल स्केल की मदद से हम मापते हैं, इसकी जब पैमाइश करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह के इर्तबात को लागू किया जा सकता है। ये खास तौर पर मुफीद है कि जब नमूनों का साइज छोटा होता है। खास तौर पर यहाँ पर यह है कि जब नमूने जो हम लेते हैं जो अपने तहकीक के लिए, तो उनका जो साइज है वो छोटा होना जरूरी होता है। अगर बड़े हैं उसके साइज, तो हम स्पीयरमैन के इस रैंक ऑर्डर का टेस्ट जो है वो लागू नहीं कर सकते हैं। छोटा कितना होना चाहिए? 25 से 30 तक, यानी कि ज्यादा, अगर ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इससे इसके आगे बढ़ जाते हैं, 50 हो, मान लो 60 हो या 100 हो, तो हम वहां पर स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर का इस्तेमाल करने में हमें तकलीफ होती है, या हमें वहां पर नहीं करना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्पीयरमैन के रैंक ऑर्डर के इर्तबात में दो डेटा स्कोर को अलग से दर्जा बंदी करना शामिल हो, यानी कि ऐसा डेटा आपके सामने हो कि उसको हम अलग से उसकी दर्जा बंदी कर सके। अगर एक ही तरह का डेटा होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए दो तरह के दो डेटा हो जिसमें हम दोनों की दर्जा बंदी जो है वो कर सकें, और उसके बाद उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक की गिनती कर सकें। इसे दो मुतगरात के दरमियान ताल्लुक की डिग्री का मुताला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो यकजहती है। यानी कि दो मुतगरात के बीच में जो ताल्लुक है उसकी डिग्री का मुताला हम इससे कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल में इन बातों को हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अब बात ये आती है कि अब हम इसकी दूसरे जो, जैसे कि आपने टेस्ट का इस्तेमाल किया तो उसमें फॉर्मूले की मदद से उस टेस्ट का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर भी स्पीयरमैन के जो रैंक ऑर्डर को इर्तबात को जब हम निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हमें खास फार्मूले का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, और स्पीयरमैन ने इसके लिए एक खास फार्मूला दिया, और इस तरह के टेस्ट को रो टेस्ट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसको रो टेस्ट के नाम से बताया, और इसका जो नमूना, जो सिंबल दिया, वो अंग्रेजी के छोटे पी को पी से रखा गया, जिसको कि इसका फार्मूला रखा गया पी बराबर 1 घटाओ 6 समीशन डी स्क्वायर, डी का डबल बटा एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर घटाओ 1, यानी कि यहाँ पर नंबर चाहिए, डी निकालना है और सबको फिर 1 से घटा देना है। तो पी से यहाँ पे ताल्लुक है स्पीयरमैन का कोरिलेशन, स्पीयरमैन का इर्तबात जो हमें निकालना होता है। डी होता है दो मुतगैर के बीच का फर्क, जो उसकी जो रैंकिंग करेंगे उस रैंकिंग का जो फर्क होगा, और एन होता है नंबर, यानी कि जो आदाद शुमार में हमें नंबर हासिल है वो उससे ताल्लुक मुराद है कि कितना उसका नंबर है। इसमें भी दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीयरमैन ने भी बताया कि स्पीयरमैन का जो फॉर्मूला है या स्पीयरमैन के जो रैंक ऑर्डर का जो इर्तबात है उसमें भी दो तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, और इन दो तरीकों की मदद से अलग अलग तरीके से दूसरे से अलग तरीके से इर्तबात की गिनती कर सकते हैं। तो स्पीयरमैन ने एक तरीके को नाम दिया बंधे हुए सफ़ों के बगैर, यानी कि जिसमें किसी तरह की कोई बंधन नहीं है, और दूसरा एक बंधे हुए सफ़ों के साथ, यानी कि अंग्रेजी में उसको टाइड और अनटाइड कहते हैं, कि अगर वो एक से ज्यादा स्कोर उसमें बंधे हुए हैं, मुंसलिक हैं, तो वो बंधे हुए स्कोर है, और एक बार की जो आजाद है जिसमें कि किसी किस्म का कोई बंधन नहीं है। तो सबसे पहले जो तरीका होगा जिस पे हमारी गुफ्तगू होगी वो है बगैर बंधे हुए दर्जे के।
यानी कि जिसमें जो कि आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला है P बराबर 1 घटाओ ब्रैकेट में 6 समीशन D स्क्वायर बटा n फिर n स्क्वायर घटाओ 1। ये आसान सा फॉर्मूला स्पीयरमैन ने दिया और इसकी गिनती और भी ज्यादा आसानी से की जा सकती है, जहाँ पे हमें सिर्फ डी स्क्वायर निकालने की जरूरत होती है, यानी कि जो फर्क का मजमुआ है, जो दो मुतगरात के बीच में जो फर्क होता है उसका मजमुआ, वो फर्क को और उसके मुरबा को, यानी कि उसके जो दुगना हम करते हैं उसका, उसके जो जमा है उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। और n जो है वो आप जैसा कि सब में होता है शुरा की कुल तादाद। तो यहाँ पर हम इस टेबल की मदद से आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि आपके सामने अगर वो जैसे इस टेबल में दिखाया गया है कि 10 लोग हैं जिन्होंने किसी टेस्ट में हिस्सा लिया, तो उसके x और y दो तरह के उनके स्कोर हासिल हुए। x और y में आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के दो स्कोर हैं, और उसके बाद एक तीसरा कॉलम बना, एक चौथा कॉलम है, फिर पांचवा कॉलम है और एक छठा कॉलम है, यानी कि इतने में ही यहाँ पे बात जो है वो खत्म हो जाती है। तो 1 और 2 तो जो स्कोर उन लोगों ने हासिल किए वो है। तीसरा कॉलम है उसकी रैंकिंग का, तो ये इसकी रैंकिंग हम करते हैं। इसे हम आगे इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि डेटा 1 के तहत और 2 के तहत जो स्कोर होते हैं उसके लिए रैंक अलग अलग तफवीज किए गए हैं। इन दर्जात का तस्करा बाल तरतीब कॉलम 4 और 5 में किया गया है। रैंक या तो नजूली या सऊदी तरतीब में तफवीज किए जा सकते हैं। दूसरा है कि रैंक में फर्क हिसाब और ये उनकी निशानियों से कता नजर है। यहाँ पर नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि इनकी जब हम तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम में रैंकिंग करते हैं, तो रैंकिंग करने का एक तरीका होता है कि या तो हम ऊपर से नीचे की तरफ करें, यानी कि जो सबसे कम है जो छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ हम कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि या तो जो सबसे छोटा है उसको हम 1 नंबर देंगे, या जो सबसे बड़ा है उसको हम 1 नंबर देंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा है उसको 1 नंबर दिया गया है और जो सबसे बड़ा है उसको 10 नंबर दिया गया है। आप भी यहाँ पर अपने इस टेबल में देख सकते हैं कि जो छोटे को, जो सबसे छोटा यहाँ 21 है जिसको 1 नंबर दिया गया है, और जो सबसे बड़ा है 65 उसको 10 नंबर दिया गया है। इसी तरीके से x का और y का दोनों की रैंकिंग करी गई है, और उन रैंकिंग को फिर उन दोनों का उसको घटा लिया गया है, यानी कि 9 में से 9 घटाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि टेबल नंबर 3 और 4, जो कॉलम नंबर 3 और 4 है उसमें दोनों में 9 है, तो 9 और 9 को अगर हम जब घटाते हैं तो हमें 0 मिलता है। 8 और 8 को घटाते हैं तो भी 0 मिलता है। इस तरीके से इसको हम घटा करके इन दोनों के फर्क को हासिल कर लेते हैं, जिसको हम डी लिखते हैं। और आखिरी कॉलम जिसको हम डी स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि डबल लिखते हैं, यानी इसका हमको डबल करना होता है। तो 0 को जब हम डबल करते हैं तो 0 हासिल होता है। इस तरीके से देख रहे हैं हाँ कि इस कॉलम में 3 4 0 जो है वो हासिल हुए हैं, और 2 के बाद 2 को जब हम दुगना करते हैं तो वो 4 हो जाता है, 1 को दुगना करते हैं तो वो 1 हो जाता है, वगैरह वगैरह। और इस तरह के तरीके से इस जो डी स्क्वायर जो हमें हासिल हुए हैं उन सबको आखिर में हम जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद यहाँ पर उस फॉर्मूले पर हम उसको बिठा देते हैं, और बिठाने के बाद हमें देखिए यहाँ पर वो नतीजे फिर हासिल हो गए कि 0.8 और 9 जो है हासिल हुए। अब जो दूसरा तरीका है जिसमें बंधे हुए सफ़ों के साथ होता है, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें किसी नए फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ उसकी गिनती के तरीके में फर्क हो जाता है। तो गिनती के तरीके में क्या फर्क होता है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि x, जब हम अपने सभी जो भी किसी नतीजे पर हासिल करता जो स्कोर होते हैं x और y, उनको हम सबसे पहले की तरह ही एक कॉलम नंबर 1 और 2 में लिख लेते हैं, और लिखने के बाद अब उसकी हम पहले की तरह ही दर्जा बंदी करते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं। तो रैंकिंग करने में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ नंबर 1 से ज्यादा बार आ गए हैं, जैसे कि यहाँ पर 23 नंबर है, 23 नंबर यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार है तो वो आ रहा है दूसरे और तीसरे दर्जे पर।
तो दूसरे और तीसरे दर्जे पर आ रहा है, तो हम इन दोनों को जोड़ करके इसका औसत निकाल लेते हैं। तो अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं तो वो 5 होता है, और 5 को हम 2 से भाग देते हैं, तकसीम कर लेते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से तकसीम करके निकालते हैं तो इसका जो नतीजा आता है वो 2.5 होता है। तो यहाँ पर हम दूसरे और तीसरे नंबर की जगह पर 2 और 3 ना लिख करके 2.5 और 2.5 हम 2 बार लिखते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा जो दूसरी मिसाल है वो 25 है। यहाँ पर भी यहाँ 2 बार लिखा गया है, तो वहां पर आगे में वो जितना भी नंबर आता है, 5वें 6ठे नंबर जितने पर भी है, उसको हम जोड़ लेते हैं और उसके बाद उस नंबर से उसको हम तकसीम करके जो हमें हासिल होता है उसको हम इस तरीके से इसकी दर्जा बंदी कर लेते हैं। और बाकी बातें पहले की जैसी ही होती हैं कि हम फिर उसको घटा लेते हैं, एक रैंक को दूसरे रैंक से के साथ जो दर्जा बंदी होती है उसको हम घटा लेते हैं, और घटाने के बाद हमें डी हासिल हो जाता है, और फिर हम उसका डबल या दुगना कर देते हैं, और दुगना करने के बाद आखिर में हम उसको समीशन डी स्क्वायर के तौर पर जोड़ करके लिख लेते हैं। तो नाज़रीन, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हम स्पीयरमैन के जो बंधे हुए सफ़ों हैं उसके साथ भी हम किस तरीके से उसकी गिनती कर सकते हैं और इर्तिबात को हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए नाज़रीन इतना ही, और फिर आगे की क्लास में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, उन्वान के साथ मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।